जब ईशा कार से नीचे उतरी, उन्होंने बिना एक शब्द कहे ज़ारा को साइज आंका किया। ये सोचते हुए कि ज़ारा ने नोटिस नहीं किया था, उन्होंने अपनी आंखों में ठंडक भी नहीं छिपाई। बस से आखिरी कदम नीचे आते ही ईशा का चेहरा रेत और धूल से ढक गया। उन्होंने घृणा में अपना हाथ उठाया और कुछ बार हिलाया, अपने मुंह से रेत थूक रही थीं। उन्होंने ऊपर देखा और अपने आसपास की सामान्य स्थिति का सर्वेक्षण किया। अगर साथ आए प्रशिक्षकों और कुछ स्कूल नेताओं के लिए नहीं होता, तो उन्होंने सोचा होता कि वे गलत जगह आए हैं या उनका ये सैनिकों का समूह उन्हें अगवा कर चुका है। अकादमी के उच्च अधिकारियों ने ऐसी एक दूरस्थ जगह कैसे ढूंढी? वे पूरा दिन ऑफिस में बैठे रहते थे और उनके पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं था। ईशा ने गुस्से से अपने बालों पर रेत थपथपाए और जलते गुस्से के साथ मन ही मन सोचा। ईशा अकेली नहीं थी जो इस जगह से अत्यधिक असंतुष्ट थीं। शिक्षकों और प्रशिक्षकों द्वारा अपनी कारों से बाहर निकाले गए लगभग सभी छात्रों के चेहरों पर "मैं निराश हूं" शब्द लिखे थे। अरे वाह, मेरे जूते! अचानक परफॉर्मिंग आर्ट्स कक्षा 1 की लाइन के पीछे से एक रूखी चीख आई। ये शांत कक्षा 2 में उच्चारण किया गया था। ज़ारा जुमा की आवाज़ को कैसे नहीं पहचान सकती थी। उन्होंने भीड़ का पालन करने का ढोंग किया और आवाज़ के स्रोत की ओर देखा। जुमा के उत्कृष्ट सफ़ेद चमड़े के जूते सभी दिशाओं से रेत और धूल से भर गए थे। गुस्से में भरी और पीड़ित जुमा ऐसी लगती थी जैसे उन्होंने काफ़ी यातना सही हो और अपने नाजुक चेहरे पर बुरी तरह से रो रही थीं। ओह नहीं, यह उनके चेहरे पर उत्कृष्ट मेकअप होना चाहिए था जिसे हवा, रेत और धूप ने नष्ट कर दिया था। जुमा, जिन्होंने हमेशा उत्कृष्टता और सुंदरता का पीछा किया, अब अपनी उपस्थिति के कारण गहरी परेशानी में थीं। सैन्य प्रशिक्षण मैदान में थोड़े विचित्र लगने वाले उत्कृष्ट फैशन जूते अब असाधारण रूप से अजीब और हास्यास्पद लग रहे थे। वांग यू ने छात्र को देखा जो पूरे समय असंतुष्टि की स्थिति में थी और उन पर और समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहती थीं। उन्होंने कल ही सभी नोटिस कर दिए थे जो उन्हें करने की ज़रूरत थी। हालांकि उनके सहपाठी सभी ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे, उनमें से कोई भी उनकी जितना अतिरंजित नहीं था। आज नए छात्रों के लिए सैन्य प्रशिक्षण का पहला दिन था। क्या जुमा सोचती थी कि वह यहाँ फैशन वीक में भाग लेने आए हैं? ऐसा लगता था कि उन्होंने कल उनकी बातों को दिल पर नहीं लिया था। उन्हें आज जो मिला वह इसके योग्य थी। जैसे ही वांग यू ने इसके बारे में सोचा, उन्होंने जुमा को नहीं देखा। उन्होंने केवल अपने पीछे के छात्रों को जल्दी से आगे की लाइन से मिलने का निर्देश दिया। जुमा का चेहरा आंसुओं से भरा था। उन्होंने पहले कभी इस तरह पीड़ित नहीं किया था। वह तुरंत अपना गुस्सा निकालना चाहती थी, लेकिन उनके आसपास कोई भी उन्हें ध्यान नहीं दे रहा था। जुमा, जिनके पास अपना गुस्सा निकालने का कोई रास्ता नहीं था और मदद नहीं मांग सकती थी, परफॉर्मिंग आर्ट्स कोर्स में नए छात्रों के पीछे धीरे धीरे पीछे रह गईं। ईशा ने नृत्य विभाग की टीम का पालन किया और पकड़ लिया। जब उन्होंने जुमा को पीछे देखा, ईशा ने गहरी सांस ली। उन्होंने समूह छोड़ दिया और जुमा का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ीं। उन्हें खुश होना चाहिए कि आज उन्होंने जो कपड़े पहने थे वे कैजुअल और खेलों के लिए उपयुक्त थे। ईशा को भी वैसा ही महसूस हुआ। हालांकि उन्हें आज का सैन्य प्रशिक्षण इतना अतिरंजित होने की उम्मीद नहीं थी, उनके पास अभी भी एक बैकअप योजना थी। वह बिना किसी बोझ के लड़ाई में जा रही थीं। वे दोनों ही खाली चेहरे वाले नहीं थे। ईशा, जो देर से पहुंची थीं, का भी वही भाव था। उनके शिक्षक ने उन्हें देर से आने के लिए भी फटकार लगाई थी। पूरी कक्षा की नज़रों के तहत उन्होंने भ्रम और संदेह के साथ टीम का पालन किया। ईशा जुमा से कहीं अधिक चतुर थीं। उन्होंने शिक्षकों और छात्रों की असंतुष्ट नज़रों के तहत चुप रहना जारी रखा। जब वे नियमों को नहीं समझते, बुद्धिमान लोग हमेशा नियमों को समझने और फिर उनका उपयोग करने की कोशिश करते हैं। सेंट कैपिटल के छात्रों में से अधिकांश जो सबसे अधिक गर्वित थे, वे परफॉर्मिंग आर्ट्स कोर्स से थे। इसलिए वित्त छात्रों की छोटी संख्या को एक सैन्य बस में सौंपा नहीं जा सका। ज़ारा और उनके सहपाठी, जो पहले ही उनके चारों ओर इकट्ठे हो चुके थे, बस पर आराम से बैठे थे। एक नज़र में उन्होंने बस की खिड़की से ईशा को गुजरते हुए देखा। यह उनकी योजना नहीं थी। ज़ारा कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह ऐसी एक कम संभावना और यादृच्छिक चीज़ की गणना नहीं कर सकती थी। वह मुस्कुराई और ठंडे तरीके से सोचा, दुश्मन एक संकीर्ण सड़क पर मिलते हैं। बेशक, ली किन ने भी ईशा को परफॉर्मिंग आर्ट्स कोर्स की कक्षा 1 की बस में चढ़ते हुए देखा। उन्होंने अपनी भौहें उठाईं और धीरे से पूछते हुए ज़ारा को देखने के लिए मुड़े, क्या तुमने यह व्यवस्थित किया, बहन ज़ारा? ईशा हमारे जितने फैकल्टी में नहीं है। हम इस तरह एक ही कार में कैसे बैठ सकते हैं? ज़ारा ने अपनी नज़र वापस ली और अपनी आंखों में ठंडक छिपा ली। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं है? यह मुझे उसे ढूंढने के लिए पहल करने की परेशानी बचाएगा। एच सिटी में ब्लू ईगल सैन्य बेस 10 साल पहले एक शक्तिशाली और रहस्यमय सैन्य बेस था। हालांकि भारत की आर्थिक ताकत के लगातार उदय के साथ एच सिटी का विकास भी तेज और जोरदार था। एक और अधिक शक्तिशाली बेस ने धीरे धीरे इस बेस को बदल दिया। हालांकि इसे छोड़ा नहीं गया था।
इसके बजाय ये जनता के जीवन के करीब एक अधिक पारदर्शी सैन्य बेस बन गया। सरल शब्दों में बोले तो यह एक ऐसा अस्तित्व था जिसने बाहरी लोगों को अंदर आने और दौरा करने की अनुमति दी। इसलिए सेंट कैपिटल यूनिवर्सिटी और सेना के बातचीत के बाद उन्होंने सुना, सहमत हुए और पहली बार इस पूरे फील्ड सैन्य प्रशिक्षण का चुनाव किया। ब्लू ईगल बेस विशाल था और इसमें शामिल प्रशिक्षण मैदान लोगों की कल्पना से परे थे। 1 दर्जन से अधिक सैन्य बसें सफाई से खड़ी थीं और धीरे धीरे बेस में चली गईं, जो कई छात्रों को दुर्स्वप्न देंगी। सबसे पहली चीज जिसने उनका स्वागत किया वह उनके सामने विशाल और असीम प्रशिक्षण रेत मैदान था। जब छात्र होश में वापस आए तो उन्होंने महसूस किया कि उनके बगल के प्रशिक्षक पहले ही अपनी कारों में बैठकर जा चुके थे। अचानक भीड़ से सभी तरह की निराश आवाजें उठीं। मदरफिका, क्या वह शुरुआत से ही इतनी क्रूरता से खेल रहा था? क्या तुम चाहते हो कि हम इतनी तेज धूप में 3 किलोमीटर पैदल चलें? क्या कोई गलती है? हमारे पास पानी या छाते नहीं हैं, हम वहां कैसे पहुंचेंगे? मैं इस युद्ध क्षेत्र के तापमान से दम घुटकर मर जाऊंगी। वह बहुत अमानवीय है। उन्हें कम से कम हमें सैन्य प्रशिक्षण उपकरणों का एक सभ्य सेट देना चाहिए। मैंने आज फकिंग चमड़े के जूते पहने हैं। चमड़े के जूतों में क्या बड़ी बात है? मैंने कुछ लड़कियों को ऊंची एड़ी पहने हुए भी देखा। तुम्हें संतुष्ट होना चाहिए। चलो जल्दी करते हैं और जाते हैं। मुझे लगता है कि प्रशिक्षक ने अभी जो कहा वह वास्तविक था। आखिरी छात्र ने सही बात कही और उसके शब्दों ने सपने देखने वालों को जगा दिया। सभी होश में वापस आए और शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने गंतव्य की ओर भागना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रशिक्षक ने जो कहा वह सोचा और अनुमान लगाया कि सैन्य प्रशिक्षण के अगले 20 दिन शायद यहीं बाहर होंगे। फिर पहले दिन रहने का मामला महत्वपूर्ण था। प्रशिक्षक के विकृत रूप को देखते हुए ये बहुत संभावना थी कि वे जंगल या रेगिस्तान में सोएंगे। ज़ारा भावहीनता से भाग रहे अपने सहपाठियों को देख रही थीं। वह बिल्कुल चिंतित नहीं थीं। हालांकि लेकिन जो उनके बगल में खड़ा था उन लोगों के शब्दों से परेशान था। उन्होंने उत्सुकता से कहा, बहन ज़ारा, क्या दादाजी ने हमें ऐसा एक विकृत और क्रूर प्रशिक्षक दिया है? मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ। हम जल्दी क्यों नहीं जाते? चिंता मत करो, प्रशिक्षक लेई ने केवल उन्हें डराने के लिए कहा। स्कूल के लोग उन्हें इतनी आज्ञा क्यों देंगे? हमें अभी भी सबसे बुनियादी आवास प्रदान किया जाएगा, ज़ारा ने धीरे से कहा और जुमा और ईशा से अपनी नज़र वापस ली। वे दोनों पहले ही उनके आसपास के लोगों द्वारा नेतृत्व किए गए थे और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। ज़ारा हल्की हंसी और बाकी समूह के साथ पकड़ बनाई। उन्होंने ईशा पर नज़र डाली जो उनसे ज़्यादा दूर नहीं थी और राहत में आह भरी। एक अच्छा शो शुरू होने वाला था। चिलचिलाती धूप के नीचे रेत बहुत गर्म थी। कुछ छात्र जो सैंडल पहने हुए थे पहले ही असहनीय रूप से पीड़ित होना शुरू कर चुके थे। अदम्य धूप के नीचे उन्होंने अपने दांत नंगे करने शुरू कर दिए। ईशा और जुमा इस समूह का हिस्सा थीं। ईशा के जूते ठीक थे लेकिन जुमा का शरीर बहुत अच्छा नहीं था। उन जूतों को पहने हुए और रेत से भरी जमीन पर चलते हुए जुमा के पैरों पर 5 मिनट से कम समय में छाले पड़ जाएंगे। अगर उन्होंने ईशा को अपने शरीर का एक हिस्सा नहीं दिया होता तो वह अब तक पूरी तरह से बर्बाद हो गई होती। उनके पैरों को अब और नहीं देखा जा सकता था और उनका पूरा शरीर सूरज से लाल था, एक पके हुए झींगा की तरह। मैं अब और ऊंची एड़ी नहीं पहनूंगी। जब मैं घर जाऊंगी तो मैं अपनी माँ से इस लेई चेन की जांच करने के लिए कहूंगी, ये देखने के लिए कि उसका पृष्ठभूमि कितना मजबूत है कि वह हमारे साथ इस तरह व्यवहार करने की हिम्मत करता है। दर्द होता है। जुमा ईशा के समर्थन पर झुक गई और सड़क पर पैर के बल चली। उनका मुंह लगातार बड़बड़ा रहा था और शिकायत कर रहा था। ईशा का हाथ जो जुमा को पकड़े हुए था बहुत सूजा हुआ था। अगर ये तथ्य नहीं होता कि जुमा अभी भी उनके लिए बहुत उपयोग की थी तो वह उन्हें बहुत पहले छोड़ गई होती। क्या उन्हें लगता था कि उनके पास कुछ असाधारण क्षमता है? अगर उनमें हिम्मत होती तो उन्हें वर्तमान स्थिति को बदलने का एक तरीका सोचने दो। कौन बहादुर होना और दिखावा करना नहीं जानता? ईशा ने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया लेकिन उन्होंने अपने दिल में शिकायत की। तापमान पहले ही उच्च था और लोग अधीर और बेचैन थे। कौन पूरे रास्ते परेशान होना सह सकता था? वह जुमा की बकवास नहीं सुनना चाहती थी और उनके सामने के रास्ते को ऊपर देखा। उनके पीछे ज़ारा को देखा जो एक धूप प्रूफ सूट पहने हुए थीं और एक छोटा बैकपैक लेकर चल रही थीं। हल्के कपड़े पहने हुए या प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल छात्रों में ज़ारा के उपकरण सबसे अधिक सैन्य प्रशिक्षण के लिए लगते थे। ईशा ने अपनी त्वचा पर जलती हुई पीड़ा महसूस की और ईर्ष्या से ज़ारा की हुडी को देखा। उनकी नाजुक सुंदर ठुड्डी हुडी के किनारे के बाहर खुली हुई थी जिससे वह अतिरिक्त ताज़ा और शांत लग रही थीं। ईशा का सूखा गला उन्हें ज़ारा के हाथों में पानी और उनके द्वारा ले जाए जा रहे बैकपैक से ईर्ष्यालु बना रहा था। उन्होंने अपना सिर घुमाया और जुमा को देखा जो उन पर लटक रही थी। वह शांत हो गई और चिंतित होने का ढोंग किया। जुमा, क्या तुम्हें प्यास लगी है? जुमा ने सहज रूप से अपने सूखे होंठ चाटे। मुझे प्यास लगी है।
लेकिन हमें पानी पीने के लिए कम से कम वहां तक चलना होगा जहां हम रहेंगे। ईशा ने जुमा पर मुस्कुराया और उनके सामने ज़ारा की ओर इशारा किया। उन्होंने एक अप्राकृतिक अभिव्यक्ति के साथ सुझाव दिया, ज़ारा एक बैकपैक लाई है, इसलिए अंदर पानी होना चाहिए। तुम एक नज़र क्यों नहीं डालती? जुमा ने ईशा का सुझाव सुनकर लगभग तुरंत प्रतिक्रिया दी। उनकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई और उन्होंने ठंडे तरीके से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि अगर उसके पास पानी होगा तो वह हमें देगी? इतनी भोली मत बनो, ठीक है? कल उसने सबके सामने तुम्हें डांटा और बदनाम किया। क्या तुम्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं है? उन्होंने ठंडे तरीके से सनस की और हठपूर्वक अपना चेहरा घुमा लिया। मैं वैसे भी उससे भीख नहीं मांगूंगी, सोचना भी मत। ईशा ने अपना सूखा गला निगल लिया और अपने दिल में गुस्से को दबाया। उन्होंने जोर से समझाया, बेशक हम उससे भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारे पास पैसा है, तो चलो देखते हैं कि क्या हम उससे उच्च कीमत पर एक बोतल खरीद सकते हैं। पैसे के साथ? क्या तुम उसके बारे में बहुत भोली नहीं हो? क्या वह कोई है जिसके पास पैसे की कमी है? जुमा ने भ्रम में पूछा। ईशा की शांत और हल्की पीड़ित अभिव्यक्ति को देखकर जुमा ने अपना स्वर नर्म किया। तुम बस बहुत दयालु और भोली हो। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह द्वेष नहीं रखता? ज़ारा एक अच्छी व्यक्ति नहीं है, चलो उसे भूल जाते हैं। जब हम अपने रहने के क्वार्टर पर पहुंचेंगे तो पीने के लिए पानी होगा। मैं विश्वास नहीं करती कि प्रशिक्षक हमें प्यास और थकान से मार सकते हैं। ईशा की आवाज़ नर्म नहीं थी जब उन्होंने सुझाव दिया। उन्होंने जानबूझकर अपनी आवाज़ भी उठाई। जुमा की आवाज़ के साथ उन्होंने पहले ही अपना आधा लक्ष्य हासिल कर लिया था। बेशक वह जानती थी कि ज़ारा के साथ उनके रिश्ते के साथ ज़ारा उन्हें कभी पानी नहीं देंगी और न ही वह इसे बेचेंगी। वह बस अपने सहपाठियों जो उनकी तरह प्यास में थे को ज़ारा को नोटिस करने के लिए चाहती थीं। सब कुछ एक तरफ रखकर इतने थके और पीड़ित सहपाठियों के सामने ज़ारा का आरामदायक और शांत व्यवहार उन्हें विचित्र लगता था। जब हम सभी एक ही यात्रा पर थे तो तुम दूसरों से कहीं अधिक आरामदायक क्यों हो? उनकी लापरवाह और स्वाभाविक रवैया जल्दी से अत्यधिक निराश छात्रों को अनुचित और ईर्ष्यालु महसूस कराएगा। वे अनुचित नहीं थे, वे केवल उससे एक बोतल पानी खरीदने के लिए अपने पास पैसे का उपयोग करना चाहते थे। ज़ारा को नहीं पता था कि उनके लिए क्या अच्छा था। ईशा ने अपने सहपाठियों के दिमाग को पढ़ा था और यह योजना बनाई थी। उन्होंने ज़ारा को घेरने वाले लोगों को देखा और उनकी आंखें ठंडी हो गईं। उन्होंने महसूस किया कि चूंकि वह ज़ारा का पानी नहीं पी सकती, ज़ारा भी अपने दिल भर के पानी नहीं पी पाएंगी। भले ही यह छोटी सी योजना ज़ारा का कुछ नहीं कर सकी, उन्हें घिनौना लगाना एक बुरा विचार नहीं था। ईशा ने इसके बारे में सोचा और अपनी आंखें नीचे कर ली, इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। ये देखकर कि ईशा शांत थी, जुमा ने सोचा कि वह बहुत कठोर हो गई थी और ईशा को नाखुश कर दिया था। उन्होंने ईशा की ओर मुड़ी और धीरे से पूछा, क्या तुम गुस्सा हो, ईशा? मुझसे नाराज़ मत होना, ज़ारा को देखो, वह हमारी मदद कैसे कर सकती है? यहाँ तक कि किसी ने अपने पैर की उंगलियों का उपयोग करके सोचा तो भी यह असंभव होगा। मैं जानती हूँ कि तुम पानी पीना चाहती हो। चलो थोड़ा और सब्र करते हैं, ठीक है? ईशा निःशब्द थी। कभी कभी उन्होंने जुमा की बुद्धिमत्ता को घृणा की। वह इतने सरल तर्क को कैसे नहीं समझ सकती थी? वह उनका असली उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। हालांकि वह कितनी भी निःशब्द और असहाय क्यों न हो, जुमा अभी भी एक टीममेट थी जिसे ईशा फिलहाल नाराज या त्याग नहीं कर सकती थी। चाहे वह 20 दिन के सैन्य प्रशिक्षण के लिए हो या उनके जोरावर भाइयों के करीब जाने के लिए जुमा के नाम का उपयोग जारी रखने के लिए, उन्हें जुमा के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाए रखने की ज़रूरत थी। उनके पास पहले से ही ज़ारा जैसा एक दुश्मन था, इसलिए वह जुमा को खुद से दूर नहीं धकेल सकती थीं। भले ही जोरावर और जैन पर ईशा के प्रयोग अब तक विफल हो चुके थे। हालांकि आरव मलिक अभी भी नहीं दिखाई दिए थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि वह अपनी क्षमता से जैन फैमिली के तीनों भाइयों में से किसी को नहीं संभाल सकती थी। विफलता डरावनी नहीं थी, किसी को अपने अनुभव का योग करना और फिर से शुरू करना सीखना पड़ा। यह अस्वीकार्य था कि ईशा की योजना उनके पिछले जीवन में सफल हो गई थी। जोरावर और जैन ईशा की साजिशों और बहकावे से बच गए थे, लेकिन आरव मलिक नहीं बच पाए। जब आरव मलिक ज़ारा के पिछले जीवन में थे, ईशा ने उन्हें पूरी तरह से इस्तेमाल किया था। आरव मलिक जैसा एक परिपक्व और सफल पुरुष ये कैसे स्वीकार कर सकता था कि एक महिला ने उन्हें धोखा दिया था? संपत्ति के भारी नुकसान को एक तरफ रख दें, जिस चीज़ ने आरव मलिक को बेहद निराश किया वह ये था कि उन्होंने ईशा जैसी एक महिला को पसंद किया था। ज़ारा ने अपने बड़े भाई का निराश रूप पहले देखा था। उनके बड़े भाई, जो हमेशा सुंदर और एक उत्कृष्ट स्वभाव वाले थे, एक नीच और बेशर्म महिला द्वारा घायल होने के बिंदु तक धोखा दिया गया था। क्या तुमने कभी एक गर्वित और अकेले भेड़िए को देखा है जिसे दूसरों द्वारा डांटा और यातना दी गई हो कि वह अपना गर्व और अपनी हड्डियों में साहस खो दे? वह आरव मलिक थे जिनसे ज़ारा अपने पिछले जीवन में मिली थीं। तो जुमा, एक सहयोगी की तुलना में, ज़ारा ईशा से नफरत करती थी, जिसके पास कोई सीमा और अंतरात्मा नहीं थी।
सौभाग्य से ज़ारा के पास फिर से शुरू करने का एक मौका था, तो वह ईशा को इतनी जल्दी कैसे जाने दे सकती थी। ईशा जैसे व्यक्ति के लिए जो खुद को छिपाने की आदी थी, उन्हें अपमानित या धमकाना बेकार था। सबसे अच्छा तरीका ये था कि उनके असली रूप को सूरज के नीचे उजागर किया जाए और उनके चेहरे पर नकली मास्क फाड़ दिया जाए। वह सभी द्वारा त्याग दी जाएंगी और किसी के सामने अभिनय नहीं कर पाएंगी। ज़ारा ने नोटिस किया कि लोग धीरे धीरे उन्हें घेर रहे थे। उन्होंने अपनी रक्षा उठाए और देखा, क्या तुम्हारे बैग में पानी है? एक काले डेनिम जैकेट में लड़के ने ज़ारा को एक अमित्र नज़र के साथ देखते हुए पूछा। जब उनकी आंखें ज़ारा के बैकपैक पर पड़ीं, तो लालच की एक भावना तुरंत उभर आई। जब लड़के ने देखा कि ज़ारा कुछ नहीं कह रही थी और केवल उन्हें ठंडे तरीके से देख रही थी, तो उन्हें अचानक अपराधी महसूस हुआ। उन्होंने अपने बगल के अन्य साथियों को देखने के लिए मुड़ा, जैसे उन्हें कुछ आत्मविश्वास मिल गया हो। हम तुम्हारा पानी मुफ्त में नहीं लेंगे, हम तुम्हें पैसा देंगे, ठीक है? जैसे ही वह बोला, उन्होंने अपनी जेब से 100 युआन का नोट निकाला और ज़ारा को सौंपा। मैं 100 युआन में एक बोतल पानी खरीदूंगा, वह काफ़ी होना चाहिए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुमने बड़ा कमाई की है। जब ली किन ने ये सुना, तो उन्होंने ठंडे तरीके से हंस पड़ा और जवाब दिया, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास तुम्हारे 100 युआन की कमी है? तुम्हारे रवैया के साथ, अगर हमारे पास पानी होगा तो भी हम तुम्हें नहीं देंगे। जैसे ही ली किन बोला, वह आगे बढ़ा और ज़ारा को अपने शरीर से रोक दिया। वह उनसे आधा सिर ऊंचा था। उन्होंने आसपास के लोगों को शांत और सतर्कता से देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं आज अच्छे मूड में नहीं हूँ। मुझे उकसाओ मत और आज्ञाकारिता से पानी सौंपो। मुझे इस शापित जगह पर 20 मिनट से अधिक चलने के लिए तुम पर गुस्सा निकालने के लिए मजबूर मत करो। काले डेनिम जैकेट में लड़के ने सोचा कि अगर वह थोड़ा अधिक आक्रामक होगा तो दूसरा पक्ष चला जाएगा। उन्हें लगा कि उनकी धमकी मददगार होगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने आज एक लोहे की प्लेट पर लात मारी थी। लेकिन को भयंकर होने का ढोंग करना हास्यास्पद लगा। उन्होंने ये देखने के लिए अपनी आंखें नहीं खोलीं कि क्या वह अपने सामने के व्यक्ति को नाराज करने का खर्च उठा सकते थे। हालांकि इससे पहले कि लीकिन बोलने के लिए अपना मुंह भी खोल पाते, उन्हें पुरुष के पीछे लोगों ने बाधित किया। आज इतनी गर्मी है, अगर तुम्हारे पास पानी है तो जल्दी से बाहर निकालो। हम सभी सहपाठी हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हालांकि भाई आकाश के शब्द सुनने में मनोरंजक नहीं हैं, उन्हें गर्म मौसम के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया। हाँ, हम सभी के लिए यह आसान नहीं है। अगर तुम्हारे पास पानी है तो हमें एक बूंद दो। तुम कितनी कंजूस हो सकती हो? तुम लोग अभिनय विभाग से हो, तुम इतने स्वार्थी क्यों हो? क्या तुम्हें अपने विभाग को शर्मिंदा करने का डर नहीं है? ईशा और जुमा ने उस समय का फ़ायदा उठाया जब ये लोग ज़ारा और लीकिन को घेर रहे थे ताकि धीरे धीरे पकड़ बना सकें। ये देखकर कि स्थिति ठीक वैसी ही थी जैसा उन्होंने उम्मीद की थी, ईशा की आंखों में गर्व का एक निशान चमका। हालांकि उन्होंने अभी भी भ्रमित होने का ढोंग किया और क्या हो रहा था देखने के लिए अपना सिर अंदर डाला। उनके छोटे से कार्य ज़ारा की आंखों से कैसे बच सकते थे? ज़ारा ने अपनी आंख के कोने से उन्हें देखा। जब वह मुड़ी, तो उनकी टोपी के किनारे के नीचे उनकी आंखें पहले ही अधिक ठंडी हो गई थीं। उन्होंने ठंडे तरीके से कहा, क्या तुम लोग वर्तमान स्थिति को भी समझते हो? ज़ारा व्यंग्य से हंस पड़ी जब उन्होंने देखा कि सभी ने बात करना बंद कर दिया था। तुम्हें किसने बताया कि मेरे बैग में पानी है? क्या उसके पास एक्स-रे विजन दृष्टि थी? मेरे बैग में पानी है या नहीं, यह मेरा काम है और मेरी अपनी चीज़ें हैं। मैं तुम लोगों को देखने या खरीदने नहीं दूंगी। यह इतना सरल है। इन लोगों को नहीं समझ आया कि ज़ारा का क्या मतलब था। वे उनकी बातों से भ्रमित थे और अपना धैर्य खो दिया। उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, कौन तुम्हारा बैग देखना चाहता है? हमें पानी चाहिए। अरे वाह, तुम उस पर अपनी सांस क्यों बर्बाद कर रहे हो? उसे एक सबक सिखाना पड़ेगा। क्या तुम इसे बेच रही हो या नहीं? अगर तुम नहीं बेच रही हो तो हम तुम्हें लूटने जा रहे हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें लूटा जाना चाहिए। तुम इतनी असंवेदनशील हो। मैं तुम्हें जल्दी से अपना बैकपैक उतारने की सलाह देता हूँ, अन्यथा हम तुम्हें लूटने जा रहे हैं। जब ज़ारा ने यह सुना तो उनकी आंखों में तिरस्कार और ठंडक चमक गई। उन्होंने ऊपर देखा और पहले व्यक्ति को देखा जिसने कहा कि वह चीज़ छीनना चाहता है और कहा, तो तुम कोशिश कर सकते हो। लड़के एक दुविधा में फंस गए क्योंकि अधिक से अधिक लोग उनके आसपास इकट्ठा हो रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह सरल दिखने वाली लड़की इतनी कठोर होगी। 30 डिग्री गर्म मौसम में पके होने के कारण वे पहले ही निराश थे। अब जब ज़ारा ने उन्हें उकसाया था तो उन्होंने अपनी सारी तार्किकता खो दी और उन पर झपट पड़े। उनमें से 5 ज़ारा की ओर दौड़कर आए। उनका लक्ष्य वह बैकपैक था जिसे वह लेकर चल रही थीं। लेकिन ज़ारा की मदद करना चाहता था, लेकिन जब उन्होंने उनकी आंखों में ठंडक और उत्तेजना देखी तो उन्होंने जहां थे वहीं रहना चुना। 5 लोग एक छोटा मामला थे। अगर उन्होंने उनका पीछा करने पर जोर दिया तो वह अपनी बहन ज़ारा के मूड को परेशान करेंगे। ज़ारा में थोड़ी भी कायरता या झिझक नहीं थी।
उनकी ओर दौड़कर आने वाले पहले दो लोगों को देखकर उन्होंने अपना पैर उठाया और उन्हें एक आश्चर्यजनक और सुरुचिपूर्ण चाबुक जैसी लात से कुछ मीटर दूर फेंक दिया। ये पुरुष छात्र एक काले डेनिम जैकेट पहने हुए था और अपनी असंतुष्टि निकालना चाहता था। उसे ज़ारा द्वारा पृथ्वी पर भेजा गया। जब वह उतरा, ज़ारा ने केवल उनके द्वारा उठाई गई रेत और धूल पर नज़र डाली और नोटिस किया कि उनके आसपास सभी लोग अपने रास्ते पर रुक गए थे। ऐसा लगा जैसे इस शक्तिशाली और सुंदर लात ने तर्क की बची हुई भावना को उत्तेजित कर दिया था। वे मूर्ख नहीं थे। अपने होश में वापस आने के बाद उन्होंने जल्दी से स्थिति को समझ लिया। उनके सामने वाली लड़की कोई थी जो मार्शल आर्ट जानती थी। वह कोई नहीं थी जिसे वे नाटक करके नाराज कर सकते थे। ये लड़की घमंडी हो सकती है, ज़ारा ने सनसकी और तिरस्कार से कहा। तुम्हारे पास क्षमता नहीं है और तुम अभी भी इतने बेवकूफ़ हो। मुझे परवाह नहीं है कि तुमने किसकी गपशप सुनी, लेकिन तुम्हें भविष्य में अपनी आंखें और कान साफ रखने होंगे। जैसे ही ज़ारा बोली, उन्होंने जुमा को देखा जो ईशा को आगे चलने में मदद कर रही थी। एक हल्की सांस छोड़ने के बाद उन्होंने व्यंग्य किया और चली गईं। लेकिन ने देखा कि लड़ाई विफल हो गई थी और पश्चाताप में आह भरी। वह ज़ारा के पीछे चले। बहन ज़ारा, तुम उन घमंडी बेवकूफ़ों को एक सबक क्यों नहीं सिखाती? जब मैं उनके घमंडी रूप को याद करता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। क्या उन्हें लगता है कि यह उनका घर है? ज़ारा ने अपनी आंखों में कुछ ठंडक वापस ली और ईशा और जुमा की पीठ को देखा। टोपी के किनारे के नीचे उनके सुंदर चेहरे पर नफरत चमक गई। उन्होंने समझाया, मुझे इन बुद्धिहीन चीज़ों को एक सबक क्यों सिखाना चाहिए? अगर मैं उन्हें एक सबक सिखाना चाहती थी तो मुझे पहले मेरे पीछे गंदे तरीकों का उपयोग करते हुए इन घिनौनी चीज़ों को पकड़ना पड़ा। मैंने उनके लिए चीज़ें मुश्किल नहीं की, लेकिन वे मुझे घिनौना बनाने के लिए गंदे चालों का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन ने ज़ारा की गेज़ का पालन किया और तुरंत ईशा और जुमा को देखा। उन्होंने एक पल के लिए सोचा और पूछा, तो बहन ज़ारा, क्या तुम्हारे पास एक योजना है? अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है तो मुझे बताओ। लेकिन की नज़रों में ज़ारा का दुश्मन उनका दुश्मन था। क्या जल्दी है? शो तभी शुरू होगा जब हम बेस के आवासीय क्षेत्र पहुंचेंगे। ज़ारा की आवाज़ बहुत आरामदायक और आलसी थी, लेकिन उनकी सुंदर आंखें उदासी थीं। लेकिन ने चुपचाप सिर हिलाया और कुछ और नहीं कहा। वह हमेशा ज़ारा के मामलों के संबंध में बहुत आज्ञाकारी रहा था। जुमा, अपने पैर में दर्द सहन करते हुए, ईशा को देखा जिसने उन्हें सहारा दिया और केवल अपना सिर नीचे करके आगे चलना जानती थी। आखिरकार उन्होंने त्योरी चढ़ाई और याद दिलाया, तुम इतनी तेज़ी से क्यों चल रही हो? क्या तुम्हें चिंता है कि ज़ारा आएगी और हमारे लिए परेशानी पैदा करेगी? यह ऐसा नहीं है कि हमने उन लोगों को उनकी चीज़ें चुराने के लिए उकसाया, तो तुम इतनी दोषी और डरी हुई क्यों हो? अगर वह हमारे लिए चीज़ें मुश्किल करने की हिम्मत करती है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही जुमा बोली, उन्हें याद आया कि ईशा ने अपना फ़ोन बाहर निकाला था और ज़ारा को किसी को लात मारते हुए दृश्य को रिकॉर्ड किया था। उन्होंने उत्साह और उत्सुकता के साथ पूछा, क्या इसका मतलब है कि हमारे पास उनके खिलाफ कुछ है? तुम क्या करने की योजना बना रही हो? ईशा ने अपनी जेब में अपने फ़ोन तक पहुंची और सिर हिलाया, धीरे से कहते हुए, मुझे नहीं पता। चलो इसे फ़िलहाल रखते हैं। यह मददगार होगा। मैं ज़ारा के दूसरों को इतनी घमंड से धमकाने को सह नहीं सकी, इसलिए मैंने अपना फ़ोन बाहर निकाला और इसे रिकॉर्ड किया। मैं चाहती थी कि अगर भविष्य में कुछ होता है तो सबूत हो। वैसे मेरी बात सुनो, 20 दिनों के सैन्य प्रशिक्षण के दौरान चलो ज़ारा को उकसाते नहीं हैं। हमारी ताकत के साथ मुझे डर है कि हम उनके हाथों में कोई लाभ हासिल नहीं कर पाएंगे। ज़ारा के कार्य घमंडी और अहंकारी हैं। जब तक हम उनकी बुरी हरकतों का सबूत इकट्ठा करते हैं, हम वापस अकादमी लौटने पर उन्हें बेपर्दा कर सकते हैं। इसलिए तुम्हें इन दिनों मेरी बात सुननी होगी, समझती हो? ये देखकर कि ईशा अभी भी इतनी सावधान और कायर थी, भले ही उनके पास पहले ही ज़ारा के खिलाफ सबूत थे, जुमा असहमत महसूस किए बिना नहीं रह सकी। हालांकि अपने अच्छे दोस्त की ईमानदार और अच्छी सलाह को देखकर उन्होंने केवल अपनी असंतुष्टि को एक तरफ रख दिया। 3 किलोमीटर चलना इतना मुश्किल नहीं था। लेई चेंग द्वारा दिया गया 30 मिनट पर्याप्त से अधिक था। अगर वे सड़क पर नहीं रुकते और चाले चलने की कोशिश नहीं करते तो ये हासिल किया जा सकता था। वह छात्रावास भवन के सामने छाया में खड़े थे। उनके सनग्लासेस के पीछे उनकी आंखें युद्ध क्षेत्र की दिशा में टिकी हुई थीं। उनके पीछे बैठा एक हल्का मोटा शिक्षक था जो पसीने से ढका हुआ था। उन्होंने अपने बगल में निराश प्रिंसिपल झांक पर नजर डाली। उन्होंने इसे रोक लिया, लेकिन शिकायत किए बिना नहीं रह सके। ये बस एक नए छात्र का सैन्य प्रशिक्षण है। वे सभी युवा मास्टर और युवा महिलाएं हैं जिन्हें उनके परिवारों में दुलार किया जाता है। क्या हम उनके साथ नए सैनिकों जैसा व्यवहार करते हैं? क्या कोई समस्या होगी? हालांकि वह अपने सहकर्मियों से कह रहे थे, वह मुख्य प्रशिक्षक लेई चेंग और उनके प्रिंसिपल के लिए कह रहे थे। हालांकि पिछले वर्षों में सैन्य प्रशिक्षण कठिन था, यह इस साल जितना विकृत नहीं था। उनकी कक्षा में काफ़ी धनी युवा महिलाएं और मास्टर थे।
अगर उन्हें कुछ होता तो वह उनके परिवारों को कैसे समझाएंगे। यह नहीं था कि लेई चेंग ने इस शिक्षक ने जो कहा वह नहीं सुना, वह बस जवाब देने में बहुत आलसी था। इस तरह के शिक्षक ने इन कमज़ोर छात्रों को बिगाड़ दिया। लेई चेंग के दिमाग में सैनिकों को मरने तक प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा। इसके विपरीत बच्चों को इस तरह अंधाधुंध दुलारना और बिगाड़ना उन्हें बेकार का चरा बना देगा। बूढ़े जनरल ने उन्हें जो काम दिया था वह बच्चों को फुसलाना नहीं था। प्रिंसिपल झांग ने उस शिक्षक को देखा और फिर अपने सामने लेई चेंग को देखा। अंत में उन्होंने अपनी चतुराई व्यक्त नहीं की। बाई फैन ने अपने हाथ में पंखे को हिलाया, बर्फीले कोक का एक घूंट लिया और आह भरी। उन्होंने अपने शिक्षक के विचार से असहमत थे। ये ठीक इसीलिए है कि वे हमेशा दुलारे गए हैं कि उन्हें इस अलग अनुभव को संभाल कर रखना होगा। हमारे जैसे छात्र जो परफॉर्मिंग आर्ट्स का अध्ययन करते हैं, उन्हें कठिनाइयों को सहने और कड़ी मेहनत करने में सक्षम होना होगा। वास्तव में सुनो, देखो, वास्तव में महसूस करो, यह अभिनय विभाग का एक कहावत है, क्या तुम समझते हो? जब तक वे मुझे एक मृत व्यक्ति नहीं देते, मुझे प्रक्रिया की परवाह नहीं है। मुख्य प्रशिक्षक लेई चेंग, मैं आपका समर्थन करता हूँ। लेई चेंग के पीछे से बाई फैन की खुशी भरी आवाज़ आई। लेई चेंग रुका। उन्होंने नहीं सोचा था कि कोई शिक्षक होंगे जो उनसे नहीं डरेंगे। उन्होंने बाई फैन को देखने के लिए मुड़ा और ठंडे तरीके से सिर हिलाया। बाई फैन निःशब्द थे। उनकी अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि यह प्रशिक्षक लकड़ी का एक टुकड़ा था। वांग यू ने अपने पुराने दुश्मन बाई फैन पर एक नज़र डाली। इस बार उनका उनके जैसा ही विचार था। वह भी नहीं चाहती थी कि उनके नीचे के छात्र इतने कमज़ोर हों। अगर वे कोई कठिनाई नहीं सह सकते तो वे भविष्य में अभिनेता कैसे बनेंगे? ये सोचते हुए वांग यू ने उत्कृष्ट पोशाक में महिला छात्र के बारे में सोचा। उन्हें एक एहसास था कि यह लड़की ही वह होगी जो भविष्य में सबसे अधिक सिरदर्द देगी। ये नोटिस करते हुए कि उनके पीछे की लड़की ने कोई हलचल नहीं की, लेई चेंग की आंखों में तिरस्कार और ठंडक का एक निशान चमका। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें इस बहुत असंतुष्ट लड़की को विशेष देखभाल देनी होगी। ये कैसा है? क्या तुम अभी स्कूल छोड़ना चाहती हो या बाकी का पालन करोगी? जैसे ही उन्होंने ये कहा, उन्होंने ठंडे तरीके से सनस की। जुमा छात्रों की गुजरती हुई आंखों में उपहास और असंतुष्टि महसूस कर सकती थीं। हालांकि गुस्सा थी, उन्होंने जबरदस्ती अपने दिल में उदासी को दबाया। वह जानती थी कि सेंट कैपिटल यूनिवर्सिटी के लोग हमेशा अपनी बातों पर अटल रहते थे। उन्होंने कल्पना करने की कोशिश की कि अगर जुमा को पता चला कि उन्हें सैन्य प्रशिक्षण में नहीं जाने के कारण स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, तो उनका दिल सुन्न हो जाएगा। जुमा उन्हें ऐसा करने की अनुमति कभी नहीं देंगी। उनके परिवार ने सेंट कैपिटल यूनिवर्सिटी में पढ़ने में सक्षम होने के लिए बहुत प्रयास किया था। कई छात्र इस जगह को पाने का सपना देखते थे। उत्कृष्ट पोशाक में लड़की ने गुस्से में अपने पैर पटके और उदास चेहरे के साथ अपने परफॉर्मिंग आर्ट्स कक्षा 2 टीम के पीछे चली गई। लेई चेंग ने जुमा पर नज़र डाली। उनके ठंडे चेहरे पर तिरस्कार का एक निशान दिखाई दिया। उन्होंने जुमा जैसा एक लाडला अमीर दूसरी पीढ़ी सबसे अधिक नापसंद था। वह न केवल अज्ञानी और अक्षम थी, बल्कि वह पूरे दिन बहुत गर्वित भी थी, ये सोचते हुए कि पूरी दुनिया उनके चारों ओर घूमती है। ईशा, जो समूह के पीछे थी, ने देखा कि जुमा आखिरकार समूह के साथ चली गई थी और गुप्त रूप से राहत की एक सांस ली। उन्होंने शुरुआत में सोचा था कि अगर जुमा सैन्य प्रशिक्षण से छुट्टी ले सकती थी तो वह भी गौरव में नहा सकती थी। आखिरकार अगर स्कूल का प्रभारी व्यक्ति जुमा के लिए एक छुट्टी पर्ची पर हस्ताक्षर करता तो वह उनके लिए भी एक पर हस्ताक्षर करेगा। वे एक को दूसरे पर इतना स्पष्ट रूप से पसंद नहीं कर सकते थे। हालांकि जो कुछ हुआ था उसने उन्हें अप्रत्याशित ढंग से पकड़ लिया था। उनकी योजनाएं कभी भी स्थिति में बदलावों के साथ तालमेल नहीं बिठा सकीं। वे दोनों ही खाली चेहरे वाले नहीं थे। ईशा, जो देर से पहुंची थी, का भी वही भाव था। उनके शिक्षक ने उन्हें देर से आने के लिए भी फटकार लगाई थी। पूरी कक्षा की नज़रों के तहत उन्होंने भ्रम और संदेह के साथ टीम का पालन किया। ईशा जुमा से कहीं अधिक चतुर थीं। उन्होंने शिक्षकों और छात्रों की असंतुष्ट नज़रों के तहत चुप रहना जारी रखा। जब वे नियमों को नहीं समझते, बुद्धिमान लोग हमेशा नियमों को समझने और फिर उनका उपयोग करने की कोशिश करते हैं। सेंट कैपिटल के छात्रों में से अधिकांश जो सबसे अधिक गर्वित थे, वे परफॉर्मिंग आर्ट्स कोर्स से थे। इसलिए वित्त छात्रों की छोटी संख्या को एक सैन्य बस में सौंपा नहीं जा सका। ज़ारा और उनके सहपाठी, जो पहले ही उनके चारों ओर इकट्ठे हो चुके थे, बस पर आराम से बैठे थे। एक नज़र में उन्होंने बस की खिड़की से ईशा को गुजरते हुए देखा। यह उनकी योजना नहीं थी। ज़ारा कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह ऐसी एक कम संभावना और यादृच्छिक चीज़ की गणना नहीं कर सकती थी। वह मुस्कुराई और ठंडे तरीके से सोचा, दुश्मन एक संकीर्ण सड़क पर मिलते हैं। बेशक ली किन ने भी ईशा को परफॉर्मिंग आर्ट्स कोर्स की कक्षा 1 की बस में चढ़ते हुए देखा। उन्होंने अपनी भौहें उठाईं और धीरे से पूछते हुए ज़ारा को देखने के लिए मुड़े, क्या तुमने यह व्यवस्थित किया, बहन ज़ारा? ईशा हमारे जितने फैकल्टी में नहीं है।
हम इस तरह एक ही कार में कैसे बैठ सकते हैं? ज़ारा ने अपनी नज़र वापस ली और अपनी आंखों में ठंडक छिपा ली। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं है? यह मुझे उसे ढूंढने के लिए पहल करने की परेशानी बचाएगा। एच सिटी में ब्लू ईगल सैन्य बेस 10 साल पहले एक शक्तिशाली और रहस्यमय सैन्य बेस था। हालांकि भारत की आर्थिक ताकत के लगातार उदय के साथ एच सिटी का विकास भी तेज और जोरदार था। एक और अधिक शक्तिशाली बेस ने धीरे धीरे इस बेस को बदल दिया। हालांकि इसे छोड़ा नहीं गया था। इसके बजाय ये जनता के जीवन के करीब एक अधिक पारदर्शी सैन्य बेस बन गया। सरल शब्दों में बोले तो यह एक ऐसा अस्तित्व था जिसने बाहरी लोगों को अंदर आने और दौरा करने की अनुमति दी। इसलिए सेंट कैपिटल यूनिवर्सिटी और सेना के बातचीत के बाद उन्होंने सुना, सहमत हुए और पहली बार इस पूरे फील्ड सैन्य प्रशिक्षण का चुनाव किया। ब्लू ईगल बेस विशाल था और इसमें शामिल प्रशिक्षण मैदान लोगों की कल्पना से परे थे। 1 दर्जन से अधिक सैन्य बसें सफाई से खड़ी थीं और धीरे धीरे बेस में चली गईं, जो कई छात्रों को दुर्स्वप्न देंगी। सबसे पहली चीज जिसने उनका स्वागत किया वह उनके सामने विशाल और असीम प्रशिक्षण रेत मैदान था। ईशा जानती थीं कि ज़ारा काफ़ी कुशल थीं। उन्होंने ये देखकर बताया कि उन्होंने एक लात से लड़के को फेंक दिया था। ये जानते हुए कि उन्होंने सभी के विचारों का अनुमान लगाया है, ईशा गर्व महसूस किए बिना नहीं रह सकीं। उन्होंने ज़ारा पर नज़र डाली और उनके होंठों के कोने घुमावदार हो गए। उन्होंने एक मुस्कान के साथ कहा, मेरे पास एक अच्छा सुझाव है। मुझे आश्चर्य है कि मिस ज़ारा इसे सुनने में रुचि रखती हैं। ज़ारा ने अपने दिल में ठंडे तरीके से हंस पड़ी जैसे उन्होंने संदेह और भ्रम के एक संकेत के साथ ईशा को देखा। उनकी आंखों में दूरी और सतर्कता का एक संकेत भी था। जब अभिनय की बात आई तो ज़ारा एक छिपी हुई विशेषज्ञ थीं। उनकी सभी प्रतिक्रियाएं ईशा की अपेक्षाओं के भीतर थीं। स्वाभाविक रूप से वे उनकी अपेक्षाओं से परे भी थीं। अगर वह ईशा के अचानक सद्भावना के प्रदर्शन के बाद उनके सुझाव को स्वीकार करने की अपनी इच्छा व्यक्त करती, तो क्या ये ईशा के दिल में उनकी छवि के साथ बहुत असंगत नहीं होगा? वह अपने पिछले अवतार से बहुत अलग थीं और उनके लिए बेपर्दा होना आसान होगा। ईशा ने सोचा कि उन्होंने ज़ारा को देख लिया है, इसलिए उन्होंने एक फीकी मुस्कान के साथ जारी रखा, तुम्हारे पास अभिनय में जमे कोई दोस्त नहीं है ना? मैंने तुम्हें रास्ते में किसी से बात करने की पहल करते हुए नहीं देखा। मेरे पास भी कोई परिचित सहपाठी नहीं है, तो हम टीम क्यों नहीं बनाते? ज़ारा ने तिरछी नज़र से ईशा पर नज़र डाली लेकिन एक शब्द नहीं कहा। उनकी आंखें दूर और तिरस्कारपूर्ण थीं, जैसे वह कह रही थीं, उससे मेरा क्या लेना देना है? मैं तुम्हारे जैसी टीम में शामिल होने के लिए खुद को क्यों मजबूर करूं? ईशा को आखिरकार समझ आया कि ज़ारा उन्हें क्या बताना चाहती थीं। उन्होंने अपने दिल में गुस्सा दबाया और मुस्कुराईं, मुझे अस्वीकार करने की इतनी जल्दी मत करो। इससे पहले कि तुम एक नया फैसला लो, मुझे विश्लेषण करने दो, ठीक है? लीकिन ने ईशा को देखा, फिर अपना सिर घुमाया और ज़ारा को देखा। उनके दिमाग में गड़बड़ी थी, जैसे दोनों एक दूसरे से कुश्ती कर रहे थे। क्या बहन ज़ारा और ईशा दुश्मन नहीं थे? वे अब क्या कर रहे हैं? उन्हें क्यों रुकना पड़ा और इस महिला की बकवास सुननी पड़ी? क्या उन्हें जल्दी से अन्य छात्रों को ढूंढकर एक टीम बनानी नहीं चाहिए ताकि वे छात्रावास में जाकर आराम कर सकें और खा सकें? बेशक ज़ारा अभी लीकिन के लिए इन सवालों का जवाब नहीं देंगी। उन्हें नहीं पता था कि लीकिन के दिल में बहुत सारे सवाल थे। वास्तव में कभी कभी जब तुम दूसरों की सोच की गति के साथ तालमेल नहीं बिठा सकते थे तो भ्रमित होना आसान था। क्या तुम जानती हो कि सेंट कैपिटल में सैन्य प्रशिक्षण पहले कैसा था? ईशा ने पूछने का ढोंग किया। उन्होंने देखा कि हालांकि ज़ारा के चेहरे पर अभी भी एक ठंडी अभिव्यक्ति थी और उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने धीरे धीरे अपनी बाहों को क्रॉस किया। हालांकि ये दूसरे लोगों के शरीर की हरकतों का एक आत्मसचेत स्वीकृति था, इसने अप्रत्यक्ष रूप से भी दिखाया कि ज़ारा पहले ही उनकी बात सुन रही थीं। ईशा ने राहत में एक सांस छोड़ते हुए मन ही मन सोचा। प्रशिक्षक ने आते ही हमें स्वतंत्रता से समूह बनाने के लिए कहा। यहाँ ज़रूर कोई जाल होगा। उनकी शुरुआत में विकृत व्यवहार को देखो। मुझे लगता है कि यह स्वतंत्र समूह तुम्हें स्वतंत्रता नहीं देता। अगर उनके पास कोई और चाल है तो मुझे लगता है कि सहपाठियों को चुनते समय हमें अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है। हम दोनों मिलकर एक मजबूत टीम माने जाएंगे। ज़ारा ने ईशा के विश्लेषण को सुनने का ढोंग किया क्योंकि उनकी नज़र धीरे धीरे शांत हो गई। उन्होंने भावहीनता से ईशा को देखा और केवल एक लंबे समय के बाद पूछा, तुम्हें क्यों लगता है कि अगर हम टीम बनाएंगे तो हम मजबूत होंगे? तुम्हें मुझे समझाने के लिए क्या क्षमता है? ईशा आत्मविश्वास से हंस पड़ी, मैं स्मार्ट हूं और तुम मजबूत हो। अगर यह मजबूत लोगों के बीच एक गठबंधन नहीं है तो यह क्या है? अगर योजना नहीं होती तो ज़ारा ईशा के शब्दों पर हंसकर मर गई होती। आत्मविश्वास एक अच्छी चीज थी, लेकिन अगर कोई अति आत्मविश्वासी था और आकाश और पृथ्वी की विशालता नहीं जानता था तो यह मूर्खतापूर्ण और हास्यास्पद होगा। ज़ारा ने अपने दिल में इन विचारों और भावनाओं को दबाया। एक पल के लिए सोचने का ढोंग करने के बाद उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया और जवाब दिया,
हम एक टीम बना सकते हैं, लेकिन अगर तुम अपनी भूमिका नहीं निभा पाती तो बाद में मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। ये देखकर कि ज़ारा नर्म हो गई थी, ईशा ने गुप्त रूप से राहत की एक सांस ली। ज़ारा की मार्शल शक्ति के साथ क्या वह बस मुफ्त श्रम नहीं पा रही होगी? हालांकि यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण था, ये योग्य था अगर वह सैन्य प्रशिक्षण के बाद एक बेहतर जीवन जीना चाहती थी। तो उन 2 पुरुष छात्रों को बुलाओ, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं, ईशा ने धीरे से सुझाव दिया। जब ज़ारा ने यह सुना तो उन्होंने अपना सिर घुमाया और उन 2 लड़कों पर नज़र डाली जिनके बारे में ईशा बात कर रही थीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा और आगे की लाइन की ओर चलकर गईं। लेकिन कहानी की दिशा का पता नहीं लगा सका, इसलिए वह केवल चुपचाप ज़ारा के पीछे चल सका। उन्होंने ईशा के प्रति अपनी दुर्भावना को भी हल्का सा नियंत्रित किया। वह अपने खराब अभिनय कौशल के कारण ज़ारा की योजना बर्बाद नहीं करना चाहता था। जब ज़ारा और जोरावर सेंट कैपिटल यूनिवर्सिटी में अपना पंजीकरण खत्म कर चुके तो वापस आने पर शाम के 7 हो चुके थे। लिनेन रात के खाने के लिए उनके वापस आने का इंतजार कर रही थीं। उन्होंने अपनी कीमती बेटी को देखा जो उनके बगल में बैठी थी और पूछा, ज़ारा, तुम्हें स्कूल कैसा लगा? क्या तुम्हें ये पसंद आया? ज़ारा ने गर्म सुअर के पसली के सूप का एक घूंट लिया और मुस्कुराई, यह अच्छा है, मुझे ये पसंद है। अपनी बहन के विपरीत बैठे जोरावर ने जोड़ा, सेंट कैपिटल के बारे में सब कुछ अच्छा है, लेकिन सालाना सैन्य प्रशिक्षण बहुत यातना देने वाला है। और यह हर गुजरते साल के साथ अधिक से अधिक अतिरंजित हो रहा है। पिछले साल जब तीसरा भाई स्कूल में दाखिल हुआ था तब यह इतना अतिरंजित नहीं था। लिनेन ने जोरावर को देखा और भ्रम में पूछा, क्या हो रहा है? अकादमी का सैन्य प्रशिक्षण समय फिर से बढ़ा दिया गया है। इस बार यह 20 दिन है। जोरावर ने ज़ारा पर नज़र डाली और होंठ घुमाए। फिर उन्होंने जारी रखा, मुझे नहीं समझ आता कि अकादमी के उन बूढ़े लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर वे चालबाजी नहीं करेंगे तो सेंट कैपिटल की भर्ती दर को प्रभावित नहीं करेगा। जोरावर को अपनी बहन के सैन्य प्रशिक्षण के बारे में चिंता थी और वह यूनिवर्सिटी के स्कूल नेताओं के बारे में शिकायत करना चाहता था। जब लिनेन और जोरावर मलिक ने यह सुना तो वे हल्की हैरान थीं। लिनेन ने जोरावर पर नज़र डाली, फिर ज़ारा को देखने के लिए मुड़ी और उत्सुकता से पूछा, 20 दिन? हे मेरे गॉड, क्या वे तुम्हें सैनिकों की तरह प्रशिक्षण दे रहे हैं? ज़ारा मुस्कुराई और हल्का सा सिर हिलाया। लिनेन इस बार सही थीं। ज़ारा के बूढ़े आदमी को दिए गए सुझाव में उन्होंने वास्तव में बूढ़े आदमी को स्कूल को राज़ी करने के लिए कहा था कि सभी नए छात्रों को एच-सिटी के उपनगरों में एक सैन्य बेस पर भेज दिया जाए ताकि छात्रों की शारीरिक क्षमता और आत्मा को प्रशिक्षित किया जा सके। एक सैन्यकृत प्रबंधन प्रणाली और उत्कृष्ट सैन्य प्रशिक्षण लोगों के शरीर और चरित्र को प्रशिक्षित कर सकता था। वास्तव में बड़ी तस्वीर से यह एक उत्तम चीज़ थी। ज़ारा को नहीं लगता था कि छात्रों के लिए सैन्य प्रशिक्षण का समय और कठिनाई बढ़ाने के लिए बूढ़े आदमी को आग्रह करने में कुछ गलत था। बेशक वह फिलहाल अपने परिवार को ये प्रकट नहीं कर सकती थीं। यह अब उनकी पहचान छिपाने का मामला नहीं था। जो अधिक महत्वपूर्ण था वह ज़ारा का लंबे समय से नियोजित बदला था। यह उनके लिए अपने पिछले जीवन के दुश्मनों के एक समूह को इकट्ठा करना आसान नहीं था, इसलिए बेशक ज़ारा को इस अवसर का अच्छी तरह से उपयोग करना पड़ा। ये देखकर कि उनकी माँ अभी भी चिंतित थी, ज़ारा हंस पड़ी और कहा, चिंता मत करो माँ, क्या तुम मेरी स्किल्स नहीं जानती? ये तो छोड़ो कि यह बस एक पहले वर्ष के छात्र का सैन्य प्रशिक्षण है, यहाँ तक कि अगर यह वास्तविक हो मैं नहीं डरती। ये केवल 20 दिन है। जब तुम कुछ ब्यूटी ट्रीटमेंट करोगी और अधिक पाक कला सबक लोगी तब तक मैं वापस आ जाऊंगी। लिनेन ने अपनी कीमती बेटी को धीरे से घूरा। उन्होंने एक पल के लिए सोचा और केवल सहमति में सिर हिला सकी। वह अपनी बेटी को स्कूल जाने से नहीं रोक सकती थी, नहीं वह उनकी जगह सैन्य प्रशिक्षण में जा सकती थी। जोरावर मलिक ने देखा कि ज़ारा ने पहले ही अपनी पत्नी को फुसला लिया था और मुस्कुराए। जल्दी करो और खाओ, बात करना बंद करो। लिनेन ने अपने पति पर नज़र डाली और आरोप लगाया, तुम केवल खाना जानते हो। तुम्हारी बेटी का स्कूल एक बड़ा मामला है और तुम्हें इसकी परवाह भी नहीं है। जोरावर मलिक, जिन्हें मासूमियत से डांटा गया, चिल्लाए, क्या? मिस्टर जैन, जिन्होंने महसूस किया कि उन्हें बहुत अधिक नहीं कहना चाहिए था, तुरंत अपनी पत्नी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं अपनी बेटी की परवाह करता हूँ। जैसे ही वह बोले, उन्होंने लिनेन के बगल में बैठी ज़ारा को देखा और अपना गला साफ किया। ज़ारा, खाना खाने के बाद हम स्टडी रूम में एक खेल क्यों नहीं खेलते? मैंने तुम्हारे साथ लंबे समय से शतरंज नहीं खेला है। तुम कोशिश क्यों नहीं करती और देखती कि क्या पिताजी के शतरंज कौशल में सुधार हुआ है? ज़ारा दंग थीं। उन्होंने नहीं समझा कि उनके पिता अचानक उनके साथ शतरंज क्यों खेलना चाहते थे। उन्होंने हल्का सा अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, ठीक है। चांदनी हल्की ठंडी थी और रात की हवा शांत थी। जैन फैमिली के दूसरी मंजिल पर स्टडी रूम से जोरावर मलिक के विस्मय समय समय पर सुनाई देते थे। जोरावर मलिक ने सोच समझकर अपने सामने गो बोर्ड को देखा।
2 सेकंड बाद उन्होंने तालियां बजाईं जैसे वह अभी अभी एक सपने से जागे हों। मुझे तुम्हारी चाल का दूसरा अर्थ समझ आता है। हे मेरे ईश्वर, ज़ारा, तुम इतनी स्मार्ट कैसे हो? मैं दशकों से अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारी तुलना नहीं कर सकता। ज़ारा हल्की हंसी और जोरावर मलिक की मदद की। ये बस इतना है कि तुमने प्रयास नहीं किया, पिता। मुझे बताओ, तुम्हें मेरी किस चीज़ में मदद की ज़रूरत है? जोरावर मलिक दंग थे। जिन शब्दों से वह ज़ारा की तारीफ करना चाहते थे वे उनके गले में फंस गए थे। उन्हें पता था कि वह अपनी कीमती बेटी से और नहीं छिपा सकते, और एक अप्राकृतिक मुस्कान दिखाई दी। अन्य 3 लड़कों के विपरीत ज़ारा की आंखों में कोई उत्सुकता या अधीरता नहीं थी। इसके बजाय एक गहन अर्थ और शांति थी जिसे ईशा भी नहीं समझ सकती थी। अगर हमारा काम हो गया है तो चलो जल्दी से चलते हैं, खेल छात्रों में से एक अपेक्षाकृत लंबा पुरुष छात्र ने कहा। ज़ारा ने ज़मीन से अपना बैकपैक लिया और छात्रावास से बाहर चलने वाली पहली थी। लेकिन और जिस लड़के ने बात की थी उनके पीछे करीब से चले। लड़के ने लिकिन पर नज़र डाली और उन्हें एक दयालु मुस्कान दी। बुरा नहीं, भाई, तुमने और इस लड़की ने प्रशिक्षक के विचारों का अनुमान लगाया। मैं लिन फेंग हूँ और यह मेरा अच्छा दोस्त झांग यांग है। कृपया हमारा ध्यान रखो, मुझे लगता है कि तुम लोग शक्तिशाली हो। जैसे ही लिन फेंग ने कहा, उन्होंने मुड़कर झांग यांग को देखा जो उनके पीछे चल रहा था। उन दोनों के एक दूसरे को देखने के बाद झांग यांग समझ गया और कहा, हाँ, मैं देखता हूँ कि तुम लोग सेना के बारे में बहुत कुछ जानते हो। मुझे भविष्य में लिन फेंग और मेरा ध्यान रखने के लिए तुमसे पूछना पड़ेगा। बेशक, अगर तुम्हें कुछ ज़रूरत है तो हमें बताओ। हम पूरी कोशिश करेंगे कि यह पूरा हो जब तक ये हमारी क्षमताओं के भीतर है। लिकिन ने गहरी नज़र के साथ एक फीकी मुस्कान दी, लेकिन धीरे से जवाब दिया, तुम बहुत दयालु हो, हम बस एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं। लिन फेंग ने देखा कि यह सहपाठी बातचीत करने में आसान था, इसलिए उन्होंने हंस पड़ा और चलते हुए बातचीत की। भाई, मैंने अभी तक तुम्हारा और इस लड़की का नाम नहीं पूछा। लिकिन ने ज़ारा की पीठ को देखा और जवाब दिया, मैं लिकिन हूँ और वह ज़ारा है, लेकिन मैं हमेशा उसे बहन ज़ारा बुलाता हूँ। लिन फेंग और झांग यांग ने लिकिन के चेहरे को देखा, फिर ज़ारा की पीठ को देखा और समझने के लिए सिर हिलाया। वे अभी भी नहीं समझ पाएंगे कि ज़ारा से आधा सिर ऊंचा लिकिन इस ठंडी लड़की को बहन क्यों बुलाएगा। लेकिन आधे दिन के बाद उन्हें एहसास होगा कि लिकिन का बहन ज़ारा कितना ईमानदार और भारी था। ईशा ने अपने सामने के 2 खेल छात्रों को देखा जिन्होंने पहले ही लिकिन और ज़ारा के प्रति सद्भावना व्यक्त करना शुरू कर दिया था। उनके चेहरे पर अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी। वह खुद से ज़्यादा लोकप्रिय और चाहने वाली किसी भी अन्य लड़की को नहीं सह सकती थी। जैसे ही ज़ारा अपने टीम सदस्यों को नीचे ले गईं और सीधे असेंबली पॉइंट की ओर दौड़ी, उनका सामना जुमा और ईशा से हुआ जो गलियारे में थीं। वे अव्यवस्थित लग रहे थे और गड़बड़ी से अपनी सैन्य प्रशिक्षण वर्दी पहने हुए थे। जुमा अभी भी अपने हाथ में एक जोड़ी सैन्य बूट पकड़े हुए थीं और उन्हें अभी तक नहीं पहना था। उनका लंगड़ाना हास्यास्पद था। ज़ारा चुपचाप हंस पड़ी और जुमा ने तुरंत इस कार्रवाई को नोटिस किया। जब जुमा ने साफ और सुंदर सैन्य प्रशिक्षण वर्दी देखी जो ज़ारा पहने हुए थी, तो उनके दिल में गुस्सा फिर से जलना शुरू हो गया। क्यों था कि ज़ारा हमेशा इतनी उत्कृष्ट हो सकती थी जबकि उन्हें दूसरों के सामने बार बार मूर्ख बनना पड़ा। जुमा हार मानने को तैयार नहीं थी और इतनी गुस्से में थी कि उन्होंने अपने दांत पीसे। अगर ईशा ने उन्हें समय पर वापस नहीं खींचा होता तो जुमा शायद ज़ारा के पास जाकर परेशानी पैदा कर चुकी होती। ईशा भी जुमा के खिलाफ बहुत असहाय थी। वे पहले ही खुद की रक्षा करने में एक समस्याग्रस्त स्थिति में थे, फिर भी जुमा अभी भी ज़ारा को उकसाना चाहती थीं। वह इतनी हठी थीं कि उन्होंने बड़ी तस्वीर को भी नहीं देखा। वह इतनी मूर्ख थीं। चलो चलते हैं, समय लगभग हो गया है। ईशा ने अपनी निराशा को दबाया और जुमा को उनका बैग खींचने में मदद की। जुमा का गुस्सा दब गया और उन्होंने अपने होश वापस पाए। उन्होंने ठंडे तरीके से ज़ारा पर सनस की और फिर अपने सहपाठियों के साथ सीढ़ियों से नीचे दौड़कर गईं। ज़ारा स्वाभाविक रूप से जुमा के नज़र हमले की परवाह नहीं की। उन्होंने अपनी नाजुक भौहें हल्की उठाईं और उनकी आंखों में एक छोटी बुराई और अंधेरी अभिव्यक्ति दिखाई दी। बस इतना था कि जुमा के पास इसे देखने का समय नहीं था। ज़ारा का पालन करते हुए ईशा जुमा और ज़ारा के बीच संघर्ष देख सकती थीं। उनकी सिकुड़ी हुई भौहें धीरे धीरे शांत होना शुरू हो गईं, जैसे उन्हें कुछ खुशी महसूस हुआ हो। हम छात्र हैं, तुम्हारे सैनिक नहीं। तुम हमें इस तरह यातना क्यों दे रहे हो? क्या स्कूल ने तुम्हें पर्याप्त भुगतान नहीं किया? मदरफिका, मुझे लगता है कि जिस तरह से तुम अपने छात्रावासों और समूहों को विभाजित करते हो वह भी अनुचित है। तुमने अलग होने से पहले क्यों नहीं बताया कि हम एक ही छात्रावास में रहेंगे? क्या पुरुषों और महिलाओं का एक साथ रहना उचित है? अगर कुछ होता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? हम लड़कियों के लिए खुद की रक्षा करने के लिए ऐसा सुझाव देना बहुत ज़्यादा नहीं है। इस बार लेई चेंग गंभीरता से सभी की राय और सुझावों को सुन रहा लगता था, लेकिन ये गंभीरता केवल आधा मिनट तक चली।
उनकी सैन्य टोपी के नीचे आंखें हल्की सिकुड़ गईं और उनकी कुछ खतरनाक नज़र ने उनके सामने जोर से बोलने वाले कुछ छात्रों को कंपा दिया। तुमने अचानक हमला क्यों किया? लेई चेंग मुस्कुराया और जारी रखा, बेशक यह इसलिए है क्योंकि यह मज़ेदार है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह रोमांचक है? सामने वाले छात्र को अशिष्टता से आंखें घुमाते हुए देखकर लेई चेंग उदासीनता से हंस पड़ा। मैं तुम्हारे शरीरों पर नखरे को खत्म करना चाहता हूँ। चिंता मत करो, ये पहली बार नहीं है और यह आखिरी बार भी नहीं होगा। यह एहसास भविष्य में हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। क्या तुम एक फकिंग विकृत हो? मैं तुम्हारे साथ और नहीं खेल सकता, मैं घर जाना चाहता हूँ। छात्रों में से एक अपना गुस्सा नहीं रोक सका और चिल्लाया। लेई चेंग हल्के से मुस्कुराया और सिर हिलाया, जरूर। जैसे ही वह बोला, उन्होंने अपने बगल के सहायक को इशारा किया कि लड़के को एक कागज़ सौंपो। उन्होंने अपना सिर हल्का सा झुका लिया और कहा, इस स्वैच्छिक वापसी सहमति फॉर्म पर हस्ताक्षर करो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। लड़का रुका और उसके चेहरे पर गुस्सा अधिक से अधिक तेज जलने लगा। वह शर्मिंदगी से गुस्सा हो गया और जोर से डांटा, किसने कहा कि मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ? मैं बस सहमत नहीं हूँ कि तुम लोग मुझे इस तरह धमका रहे हो। लेकिन हमने अकादमी से चलने से पहले ही यह कहा था। जो कोई भी आधे रास्ते में छोड़ना चाहता है या जिसका परिणाम बाद में मानक के अनुरूप नहीं होगा, उसे निकाल दिया जाएगा। अभी एक पहल कर रहा है जबकि दूसरा निष्क्रिय है। जैसे ही लेई चेंग बोला, उन्होंने ठंडे चेहरे के साथ उसे देखा, जल्दी से फैसला करो। क्या तुम यहाँ रहना चाहते हो या जाना चाहते हो? ऐसा लगता था जैसे लेई चेंग ने लड़के की कमजोर जगह पर चोट की। हालांकि उसका चेहरा आक्रोशित था, उसने अभी भी अपनी तार्किकता रखी और नहीं बोला। ये देखकर कि वह शांत था, लेई चेंग ने तिरस्कारपूर्वक दूर देखा और अपने पीछे के लोगों पर चिल्लाया, किसी को भविष्य में इस तरह का सवाल करने से रोकने के लिए मैं इसे दोहराऊंगा। इस सैन्य प्रशिक्षण के 20 दिनों में अगर कोई अभी भी आधे रास्ते में छोड़ना चाहता है या अंतिम मूल्यांकन परिणामों में विफल होता है, तो तुम घर जा सकते हो, समझते हो? घर वह जगह है जहां तुम्हें लाड़ किया जा सकता है, समझते हो? छात्र जो यूनिवर्सिटी में प्रवेश कर सकते थे, वे बहुत प्रतिभाशाली थे या प्रभावशाली परिवारों से आए थे। किसी भी हाल में कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं था। कम से कम वे स्थिति को समझ सकते थे जब यह उनके हितों से संबंधित था। लेई चेंग का दूसरों को चेतावनी देने के लिए एक को मारना बहुत प्रभावी था। मंच के नीचे आक्रोशित आवाज़ों की जगह सभी की भारी सांस ने ले ली थी। ठीक है, यह अच्छा है कि तुम समझते हो। जहां तक अन्य छात्रों के सवालों की बात है, मैं अब तुम्हारे लिए दयालुता से उनका जवाब दे सकता हूं। लेई चेंग ने कुछ छात्रों को देखा जिनके कई विचार थे और कहा, तुम्हारे स्कूल ने मुझे वेतन नहीं दिया। मैं यहाँ हमारे बूढ़े प्रमुख के आदेशों के तहत तुम्हारा प्रशिक्षक बनने आया हूँ। उनके आदेशों के बिना यहाँ आकर तुम कचरे के सामने समय बर्बाद कौन करेगा? और इस महिला छात्र का सुझाव, मुझे लगता है कि तुम्हारी बात में दम है। लेकिन तुम क्यों विश्वास करोगे कि ये पुरुष छात्र मेरी आंखों के सामने ऐसी गलती करने की हिम्मत करेंगे? क्या वे मौत से नहीं डरते? जैसे ही लेई चेंग बोले, उन्होंने नीचे पुरुषों को एक खतरनाक नज़र के साथ देखा और कहा, मैं उन्हें इन चीज़ों के बारे में सोचने के लिए कोई अतिरिक्त ऊर्जा नहीं दूंगा। चिंता मत करो, लड़कियों। जब ली किन ने लेई चेंग के शब्द सुने, तो वह अपने हाथों पर गूजबम्स महसूस किए बिना नहीं रह सका। उन्होंने अपने हाथ फैलाए और उन्हें एक साथ रगड़ा। उन्होंने लिनफेंग को फुसफुसाया, हे ईश्वर, क्या यह विकृत हमें सीधे मारने की कोशिश कर रहा है? ऐसा नहीं है कि सभी लड़के इतने विकृत और गंदे हैं। मैं एक सज्जन हूँ। क्या जिस लड़की ने सुझाव दिया था उसे उत्पीड़न भ्रम है? लिनफेंग मुस्कुराया, उनकी टोपी के किनारे के नीचे आंखें धूप और ईमानदारी से भरी थीं। उन्होंने कहा, लड़कियों के लिए अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना सामान्य है। भाई किन, उनके बारे में ऐसा मत कहो। जब ली किन ने लिनफेंग के शब्द सुने, तो उन्होंने अपनी भौहें उठाईं और मुस्कुराया, बुरा नहीं भाई, तुम्हारी वैचारिक जागरूकता काफ़ी उच्च है। मैं बहुत तेज बुद्धि वाला था और बहुत जल्दी बोल गया। लिनफेंग ने टिप्पणी नहीं की। उन्होंने ली किन को देखा और हल्का सा मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं कहा। स्वाभाविक रूप से ज़ारा ने उनकी बातचीत सुनी थी। उन्होंने अपना सिर घुमाया और लिनफेंग को देखा। उन्हें लगा कि यह लड़का काफ़ी स्मार्ट है। वह न केवल बहुत कूटनीतिक था, बल्कि उसकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी खराब नहीं थी। जिस तरह से उन्होंने ली किन को खुश करने की कोशिश की, वह भी घिनौना नहीं था। वह एक शानदार व्यक्ति था। जब लिनफेंग ने ज़ारा को उन्हें देखते हुए देखा, तो उन्होंने उन्हें एक विनम्र मुस्कान दी और बातचीत शुरू नहीं की। लिनफेंग की आंखों में ज़ारा उस तरह की सहपाठी नहीं थी जिससे करीब जाना आसान हो। अगर उन्होंने उन्हें खुश करने की कोशिश की तो वह सीधे उन्हें नापसंद कर सकती थी और यह योग्य नहीं होता। ज़ारा के आसपास एक असाधारण आभा थी और यह स्पष्ट था कि वह एक साधारण सहपाठी नहीं थी। ये ठीक था अगर वे फिलहाल उनके करीब नहीं जा सकते थे। अधिक महत्वपूर्ण बात, उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहिए। ये कहा जाना चाहिए कि भले ही ईशा की बुद्धिमत्ता इतनी महान नहीं थी, उनके पास लोगों को चुनने के लिए एक अच्छी आंख थी।
उन्होंने न केवल इन 2 खेल छात्रों को अच्छे शरीर के साथ एक नज़र में चुना, बल्कि उन्होंने उन लोगों को भी चुना जो शानदार थे। उनकी एक अद्वितीय आंख थी। बेशक अगर ईशा खुले विचारों वाली होती तो उन्हें बुरा नहीं लगता कि कोई और उनसे अधिक बुद्धिमान था। इसके बजाय उन्हें खुश होना चाहिए था कि उनके पास एक और उत्कृष्ट टीममेट था। ईशा ने लिनफेंग को देखा, जिसकी बांह लिकिन के कंधे के चारों ओर थी, और उनके दिल में एक अजीब भावना उभर आई। उन्हें लगा जैसे इस समूह में कोई भी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था। ईशा ने न केवल खुद को शानदार माना, बल्कि उन्होंने अपनी सुंदरता पर भी गर्व किया। उनकी सुंदरता पूरे वित्त विभाग में दूसरे स्थान पर नहीं थी। क्यों था कि वह खेल विभाग के इन 2 पुरुषों के सामने अनदेखा की जा सकने वाली चीज बन गई थी। जब ईशा इन सभी बकवास के बारे में सोच रही थी, लेई चेंग ने पहले ही दोपहर के लिए सैन्य प्रशिक्षण की घोषणा कर दी थी। वह चाहते थे कि सभी नए छात्र अब से आधिकारिक रूप से सैन्य प्रशिक्षण स्थिति में प्रवेश करें। आज दोपहर से कल तक क्रॉस कंट्री पैदल यात्रा सैन्य प्रशिक्षण तुरंत शुरू होगा। इन नए छात्रों की शिकायतों को अनदेखा करते हुए लेई चेंग सीढ़ियों से नीचे गए और टीम के सामने ऑफ रोड वाहन की ओर चले गए। उनके हाथ में मेगाफोन काम करना शुरू कर दिया। सभी दस्तों को गठन में सेट ऑफ करो। गंतव्य ब्लू ईगल पर्वत क्रॉस कंट्री ट्रेनिंग ग्राउंड। चलो। लेई चेंग के आदेश का पालन करते हुए उनके अधीन प्रत्येक दस्ते के नेता ने 50 टीम सदस्यों का नेतृत्व किया और ब्लू ईगल पर्वत की ओर चल पड़े, एक पर्वत जिसमें ब्लू ईगल बेस के अधिकार क्षेत्र के तहत घनी वनस्पति थी। जुमा बहुत मुश्किल से पीछे रह सकीं। उनके पैर सुबह के जूतों से कई जगहों पर घिस गए थे। अब उनके द्वारा उठाया गया हर कदम ऐसा लगता था जैसे वह चाकू की नोक पर नृत्य कर रही हों। उन्होंने दांत पीसे और अपने सामने के छात्रों के साथ तालमेल बनाने की कोशिश की। उन्होंने लेई चेंग के एक को मारकर दूसरों को चेतावनी देने की चाल को स्पष्ट रूप से याद किया और फिर से परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर भी था कि उन्हें इन विकृत प्रशिक्षकों द्वारा स्कूल से निकाल दिया जाएगा। सूरज पेड़ों के ऊपर ऊंचा लटके हुए था और पेड़ों की छांव जहरीली धूप के बहुत सारे हिस्से को रोक रही थी। हालांकि उनके पैरों के नीचे पहाड़ी सड़क समतल जमीन की तुलना में चलना अधिक मुश्किल था। ढलान और रिज के बीच धीरे धीरे कई छात्र संपर्क से बाहर हो गए। ईशा, जो अपेक्षाकृत कमजोर थी, को छोड़कर जारा के पीछे की टीम के अन्य सदस्यों में अन्य टीम सदस्यों की तुलना में अधिक मांसपेशी शरीर थे। धीरे धीरे वे समूह के सामने, जो जुमा के समूह के बगल में था, चले। जारा असमान पहाड़ी सड़क पर ऐसे चली जैसे समतल जमीन पर हों। उनकी आभा और निपुणता ने जल्दी से दस्ता नेता का ध्यान आकर्षित किया। अंदरूनी लोग दरवाज़ा देखते हैं और अनजान लोग मजाक देखते हैं। दस्ता नेता तुरंत समझ गया। जारा और उनके बगल के लड़के प्रशिक्षित थे। वे दूसरों की तुलना में अधिक आरामदायक थे और कम से कम क्रॉस कंट्री पैदल यात्रा में अनुभव रखते थे। अरे, वह लड़की उधर, यहाँ आओ, दस्ता नेता ने जारा को पुकारा। ये सुनकर जारा की आंखों में एक गहरा प्रकाश चमका। उन्होंने अपनी गति धीमी की और दस्ता मॉनिटर को देखते हुए स्थिर खड़ी हो गईं। उनके पीठ पर बैकपैक हल्का नहीं था, लेकिन यह उन पर अस्तित्व में नहीं लगता था। कक्षा नेता ने उनके बगल में टीम 3 के लोगों की ओर इशारा किया और कहा, मैं तुम्हें हमारे दस्ते का उपदस्ता मॉनिटर बनने दूंगा। तुम 15 छात्रों के 3 समूहों के प्रभारी होगी। सुनिश्चित करो कि वे तेजी से आगे बढ़ें और अन्य समूहों से पीछे न रहें। क्या तुम समझती हो? जारा की अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन उनकी सुंदर आंखें गंभीरता से भरी थीं। मैं समझती हूँ, दस्ता मॉनिटर। बोलने के बाद वह मुनी और जुमा और ईशा पर उदासीनता से नजर डालीं। फिर वह सीधे उनके समूह के सामने चली और ठंडे तरीके से कहा, जल्दी करो, अन्य छात्रों को पीछे मत खींचो। जारा की गंभीर अभिव्यक्ति देखकर जुमा एक पल के लिए दंग थी, इससे पहले कि वह हंस पड़ी और कहा, क्या गलत है? दस्ता मॉनिटर ने अभी तुम्हें पदोन्नत किया है और तुम अब मेरे सामने अपनी शक्ति दिखाना चाहती हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक अधिकारी हो? जब ईशा ने जारा को उनकी ओर चलकर आते देखा तो उन्हें एक बुरा एहसास हुआ। अब जब उन्होंने जुमा को फिर से उनका सामना करते देखा तो उन्होंने असहाय ढंग से पहुंचकर जुमा को पीछे खींचा। उन्होंने धीरे से कहा, चलो, उन्हें इतना नाराज नहीं करते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि दस्ता मॉनिटर ने भी उनका उच्च मूल्यांकन किया था? क्या तुम्हें लगता है कि वह हमें पर्याप्त निशाना नहीं बना रही थी? जब जुमा ने यह सुना तो उन्होंने ईशा का हाथ झटक दिया और दस्ता मॉनिटर पर नजर डाली, जो पहले ही दूर चला गया था। उन्होंने ठंडे तरीके से सनस की और जारा को देखकर कहा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, जारा, मेरे सामने तीतर के पंखों का उपयोग तीर के रूप में करना बंद करो। मैं इसे नहीं खरीदूंगी। मारो मुझे अगर तुम में हिम्मत है। चलो देखते हैं कि दस्ता मॉनिटर तुम्हारी रक्षा कैसे करेगा। जारा हंस पड़ी और जुमा को ऐसे देखा जैसे वह एक मूर्ख को देख रही हों। उन्होंने ठंडे तरीके से कहा, तुम्हारे कमजोर शरीर के साथ मुझे उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं है। तुम सैन्य प्रशिक्षण में भी आरामदायक नहीं होगी। तुम्हें मुझे उकसाने के लिए ऐसी बचकाना साधनों का उपयोग नहीं करना चाहिए।
तुम्हें मारूंगी, मुझे लगता है कि यह मेरे हाथों को गंदा कर देगा। जब ज़ारा ने आखिरी वाक्य कहा तो उनका स्वर इतना मुलायम था कि केवल जुमा और ईशा ही इसे सुन सकती थीं। जुमा इतनी गुस्से में थी कि वह ज़ारा को कुछ और बार डांटना चाहती थी, लेकिन उनके बगल में ईशा ने सीधे उनकी बाँह खींची और आगे चलकर गईं। ईशा ने गहरी नज़र से ज़ारा को देखा, उनकी आंखें सतर्कता और सावधानी से भरी थीं। ज़ारा ने उन्हें भावहीनता से देखा और उनके पीछे चली गईं। अधिकांश लोग पूरी तरह से तितर-बितर नहीं हुए थे और बाहर अभी भी तेज रोशनी थी, इसलिए कुछ भी करना अच्छा नहीं था। उन्हें चलने से पहले रात तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन उन्हें डराना अभी भी काफ़ी अच्छा था। झांग यांग लीकिन के बगल में खड़ा था और ज़ारा और जुमा की पीठ को देखा। उन्होंने फिर पूछा, वह लड़की बहन ज़ारा के प्रति इतनी शत्रुतापूर्ण क्यों है? क्या तुम पहले से एक दूसरे को जानते हो? लीकिन ने झांग यांग को देखा और मुस्कुराया, उन चीज़ों के बारे में मत पूछो जिनके बारे में तुम्हें नहीं पूछना चाहिए। ये तुम्हारा काम नहीं है। लीकिन की अशिष्ट चेतावनी से झांग यांग दंग था। वह वहीं रुक गया। लिन फेंग रुका और उसे देखा। उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया और झांग यांग को उनका पीछा करने का संकेत दिया। इतनी बात करना बंद करो। हालांकि लीकिन आसानी से मिलने वाला लगता था, उन्हें यह भी लगता था कि वह अगम्य था। वह तुम्हारे साथ एक मुस्कान के साथ बात कर सकता था जो शिष्टाचार के बाहर था, लेकिन तुम्हें अपनी जगह जाननी चाहिए। स्वाभाविक रूप से ईशा बता सकती थी कि जुमा और ज़ारा एक दूसरे के साथ अच्छे संबंधों में नहीं थे। उनके दिमाग में अन्य विचार उभर आए, लेकिन उन्होंने अपनी गति धीमी करने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा, वे अधिक से अधिक गहरे जा रहे थे। उनके पैरों के नीचे सड़ते पत्तों और टहनियों की गंध तेज हो रही थी। आमतौर पर दुलार किए गए इन युवा मास्टरों और महिलाओं ने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। एक एक करके उन्होंने चुपचाप सावधानी से चलना शुरू कर दिया, गिरने से डर रहे थे। वास्तव में ऑफ रोड यात्रा की वर्तमान कठिनाई के साथ ज़ारा को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। जुमा और ईशा खुद को मारने में सक्षम होंगे। ज़ारा ने अपना हाथ उठाया और सामने की टहनियों को दूर धकेल दिया। अगले सेकंड उन्होंने जुमा और ईशा की चीखें सुनी। आर्ग, मेरा पैर, दर्द हो रहा है, क्या मेरी टांग टूट गई? जुमा दर्द से चीखीं। जोया अपने बगल के पेड़ के तने पर एक छोटे सांप से इतनी डर गईं कि वह अपने पीछे की झाड़ियों में अपने नितंबों पर गिर पड़ीं। वह आश्चर्य में चीखीं और काफ़ी देर तक रेंगती रहीं, लेकिन उठ नहीं सकीं। जुमा और जोया के टीम सदस्यों ने ये देखा और जल्दी से उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़े। जोया ठीक थी, लेकिन जुमा का पैर मुड़ गया लगता था। दर्द से उनका चेहरा पीला पड़ गया था। टीम के सदस्यों में से एक जल्दी से मुड़ा और ज़ारा को देखा, जो ज़्यादा दूर नहीं खड़ी थी, और ज़ोर से मदद के लिए पुकारा। उपदस्ता मॉनिटर, इस छात्रा का टखना मुड़ गया लगता है। क्या आप आकर देखना चाहेंगी? जब जुमा ने सुना कि यह सहपाठी उनकी ओर से ज़ारा से मदद मांग रहा है, तो उन्होंने तुरंत उन्हें घूरा और कांपती आवाज़ में डांटा, तुम्हें किसने कहा कि उसे बुलाओ? मैं नहीं चाहती कि वह परवाह करे। जब छात्र ने यह सुना तो उन्होंने मुस्कान के साथ उन्हें देखा और कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें अब इतना हठी नहीं होना चाहिए। क्या तुम वर्तमान स्थिति को नहीं समझती? हम टीममेट हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर तुम इस तरह लोगों को नाराज़ करती हो तो अंत अच्छा नहीं होगा, क्या तुम समझती हो? जैसे ही वह बोला, उन्होंने जोया पर नज़र डाली, जिन्हें मदद करके उठाया जा रहा था, और जारी रखा, आखिरकार हर कोई तुम्हारे दोस्त जैसा नहीं है जो हर समय तुम्हारी रक्षा करेगा, क्या तुम समझती हो? वह बस तुम्हारी नौकरानी जैसी है। लड़के ने आखिरी वाक्य जोर से नहीं कहा। जैसा कि उन्होंने कहा, लोगों को नाराज़ न करना बेहतर था। जुमा का पैर असहनीय दर्द में था और दूसरे अभी भी उन्हें भाषण दे रहे थे। उनके मिस्सी स्वभाव के साथ वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती थीं? तुम्हें मेरे मामले में दखल देने के लिए किसने कहा? तुम्हें मुझे भाषण देने का क्या हक है? उन्होंने निराशा में चिल्लाया। लड़के ने जुमा के मूर्खतापूर्ण अकृतज्ञ रवैया पर व्यंग्य किया और कहा, अगर तुम वास्तव में अन्य लोगों के शब्दों में अच्छाई और बुराई को नहीं समझ सकती, तो तुम्हें चुप रहना और शांत होना सीखना चाहिए। अन्यथा तुम्हारे व्यक्तित्व के साथ कौन तुम्हारा टीममेट बनना चाहता था? वह अजीब होगा। मैं बस सद्भावना से तुम्हारे लिए मदद बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं तुम्हें समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। चूंकि तुम इतनी सक्षम हो, तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तुम उसके साथ टीम बना सकती हो जिसे तुम्हारी आलोचना करने का हक है। जैसे ही वह बोला, उन्होंने अपने बगल की दूसरी लड़की का नेतृत्व किया और इलाके से चले गए। जाहिर है, वह अब जुमा के साथ टीम नहीं बनाना चाहता था। विवेक पीछे छूट गया। उन्होंने जुमा को देखा, जो अभी भी जमीन पर बैठी थी, और उन्हें नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। वे अभी तक दूर नहीं गए थे और उनका समूह पहले ही टूट गया था। वह भविष्य में क्या करने जा रहा था? जैसे ही जुमा ने आक्रोशित ढंग से देखा, लड़का लड़की के साथ चला गया और उनके बगल के पुरुष सहपाठी ने उनकी मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ज़ारा फुर्ती से हल्की ढलान से नीचे कूद गईं। इससे पहले कि वह पहुंचे, उनकी आवाज़ सुनाई दी।
मत छूना उन्हें पहले। जुमा और विवेक दोनों दंग थे। इससे पहले कि जुमा प्रतिक्रिया कर पाएं, ज़ारा पहले ही 2 कदम आगे बढ़ चुकी थीं और उनके सामने झुक गईं। उनके पैरों को देखने के बाद उन्होंने कहा, उनकी टांग टूटी नहीं है, यह शायद बस एक मोच है। उन्होंने बोलते हुए जुमा के बगल के पुरुष सहपाठी पर नज़र डाली और आदेश दिया, उनके जूते उतारो और उन पर थोड़ा ठंडा पानी लगाओ, अन्यथा वह चलने के लिए बहुत सूज जाएंगी और किसी को उनकी मदद करनी पड़ेगी। ज़ारा की नेतृत्व आभा अभी भी शक्तिशाली थी। अनजाने में लोग अवचेतन रूप से उनके आदेशों को सुनेंगे। विवेक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और ऐसा लगता था जैसे वह अपने बैकपैक से कुछ निकालने जा रहा है, लेकिन एक ठहराव के बाद उन्होंने फिर भी जुमा से पूछा, अरे तुम्हारा पानी कहाँ है? मैं इसे निकालूंगा। जुमा ने ज़ारा पर नज़र डाली। गुस्से में होने के बावजूद उन्होंने अपनी टांगों के बारे में सोचा और धीरे से जवाब दिया, यह मेरे बैकपैक में है। जोया दूसरी तरफ एक दुखद स्थिति में खड़ी थीं। अपने शरीर पर सूखी टहनियों और पत्तों को उठाने के बाद उन्होंने फिर से ज़मीन पर जुमा को देखा। उन्होंने विवेक के हाथ से पानी की बोतल ली। वह मुस्कुराई और कहा, धन्यवाद सहपाठी, मैं ये करूंगी। विवेक खुश था कि किसी के लिए काम करने वाला कोई था और आकस्मिक रूप से बोतल को जोया के हाथों में भर दिया। ज़ारा उनकी योजनाओं को देख सकती थीं। उन्होंने अपनी घड़ी को देखा, अपने आसपास के लोगों पर नज़र डाली और फिर कहा, चलो 5 मिनट के लिए आराम करते हैं। दस्ता मॉनिटर और अन्य लोग अभी भी हमारे पीछे हैं। हम एक ब्रेक ले सकते हैं और उनका इंतज़ार कर सकते हैं। ज़ारा के बोलते ही लिकिन घुटनों के बल बैठ गया और ज़मीन पर एक पेड़ की टहनी पर बैठ गया, आराम में आह भरते हुए। लिंकन और सागर भी ज़मीन पर बैठ गए। इस समय उन्हें जितना हो सके आराम करना चाहिए था। कौन जानता था कि वे फिर कब रुक पाएंगे। सभी को धीरे धीरे बैठते देखकर किसी ने गंदी ज़मीन के बारे में शिकायत नहीं की। कुछ पुरुष छात्र तो ज़मीन पर लेट भी गए। ज़ारा भावहीनता से देखती रहीं और उन्हें याद दिलाया, बैठना ठीक है, लेकिन जो सोना चाहते हैं सावधान रहें। जंगल में मच्छर और जहरीले सांप अक्सर दिखाई देते हैं, इसलिए अपनी त्वचा को बाहर के सामने मत लाओ। जब उन्होंने ज़ारा के शब्द सुने तो कुछ लड़के तुरंत ज़मीन से उठ गए और असहजता को आसान करने के लिए अपना गला साफ किया। हालांकि किसी ने ज़ारा का खंडन नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने उनके निर्देशों का पालन किया। सागर और ईशा ने चुपचाप अपनी आस्तीन नीचे की और समूह के बीच में खड़ी ज़ारा को देखा। उनके दिलों में पूरी तरह से अलग भावनाएं थीं। सागर उनके लिए सम्मान और प्रशंसा से भरा था। पूरे रास्ते में ज़ारा ने उन्हें कई चीज़ों के बारे में याद दिलाया और उन्हें अर्थहीन चोटों से बचने में मदद की। हालांकि यह सुंदर और नाजुक लड़की पूरे समय भावहीन रही थी, सागर अभी भी उनके प्रति बहुत आभारी था। दूसरी ओर ईशा के विचार कहीं अधिक जटिल और अंधेरे थे। वह खुद को ईर्ष्यालु महसूस करने से नहीं रोक सकी जैसे उन्होंने देखा कि ज़ारा बिना आंख झपकाए अपने कितने सारे सहपाठियों के दिल जीत रही थीं। उन्होंने अक्सर समूह में लड़कों के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन वे उन्हें अनदेखा करते लगते थे। उनका रवैया ज़ारा के प्रति उनके व्यवहार से बहुत अलग था। ऐसा लगता था जैसे वह ज़ारा का सहारा बन गई थीं। ईशा ने दांत पीसे जैसे उन्होंने लिकिन को ज़ारा को एक पानी की बोतल सौंपते हुए देखा। उन्होंने असहजता से दूर देखा। उन्हें विश्वास नहीं था कि उनकी क्षमताओं के साथ वह ऐसी चीज़ों में ज़ारा को हराने में सक्षम नहीं होंगी। जैसे ही उन्होंने इसके बारे में सोचा, उन्होंने लिनफेंग को देखा जो उनसे कुछ कदम दूर बैठा था और कहा, लिंकन, क्या तुम्हारे पास पीने के लिए अभी भी पानी है? मैंने देखा कि तुम्हारी बोतल में ज़्यादा पानी नहीं बचा था। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें एक बोतल दूं? जैसे ही वह बोली, ईशा के चेहरे पर एक सुंदर और कोमल मुस्कान खिल गई। उन्होंने अपने बैकपैक के लिए पहुंची। लिंकन मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया। फिलहाल ज़रूरत नहीं है, तुम इसे अपने लिए रख सकती हो, मेरे पास अभी भी कुछ है। ईशा एक सुंदर लड़की थी जिसमें एक ताज़ा और साफ आभा थी। हालांकि उन्हें चलने में एक मुश्किल समय था, समूह में अन्य लड़कियों की तुलना में वह अधिक कठिनाई सहने में सक्षम थीं। उन्होंने पूरे रास्ते थके होने की शिकायत नहीं की, इसलिए लिंकन और सागर का उन पर अच्छा प्रभाव था। वे दोनों अपनी टीम के सदस्यों से बहुत संतुष्ट थे, खासकर उस व्यक्ति से जो पहले ही उपदस्ता मॉनिटर बन चुकी थी, उनकी टीम लीडर छात्रा ज़ारा। वह न केवल सुंदर थीं, बल्कि सक्षम भी थीं। कभी कभी यहाँ तक कि वे दोनों, जो खेल एथलीट थे, उनकी गति के साथ तालमेल नहीं बिठा सकते थे। अगर ये तथ्य नहीं होता कि वे सभी लगभग एक ही उम्र के थे, तो उन्हें संदेह होता कि ज़ारा एक असली सैनिक थीं। ईशा अपनी असफल सद्भावना व्यक्त करने की कोशिश से निराश नहीं हुई। वह विनम्रता से मुस्कुराईं और जारी रखा, तो मैं इसे पहले यहाँ छोड़ दूंगी। अगर तुम्हारे पास नहीं बचता तो मुझसे पूछना। सागर, तुम भी। जब सागर ने सुना कि उनके लिए अभी भी एक मामला था, तो उन्होंने सिर हिलाया और एक मुस्कान के साथ उन्हें धन्यवाद दिया। उनके चेहरे पर एक सरल और ईमानदार मुस्कान तुरंत दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि उनके समूह में 2 लड़कियां अच्छी थीं। जिन 2 लड़कियों ने अभी खुद को मूर्ख बनाया था, उनकी तुलना में वे पूरी तरह से अलग थीं।
ज़ारा का समूह, जिसमें सामूहिक सम्मान की एक मजबूत भावना थी, 15 लोगों में सबसे एकजुट और दोस्ताना समूह था। बस इतना था कि दूसरे लोग केवल इन सभी चीज़ों को देख सकते थे और उनके सामाजिक और सामंजस्यपूर्ण संबंधों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। वे केवल बच्चे थे जो 18 या 19 साल के करीब थे। उनकी छोटी सी साजिशें थीं, लेकिन वे बहुत गहरी नहीं थीं। कम से कम वे ईशा और जोया जितने साजिश करने में अच्छे नहीं होंगे। जब तक एक अच्छा नेता होता, वे अभी भी आदेशों का पालन करने को तैयार थे। आखिरकार कोई भी निष्कासित नहीं होना चाहता था, और उनके सामने एक अच्छी भूमिका मॉडल और अनुयायी होने पर क्यों नहीं। स्वाभाविक रूप से ज़ारा ने ऐसी मामूली चीज़ों की परवाह नहीं की। उनके दिल में एक स्पष्ट लक्ष्य था, ईशा, जोया और मूर्ख जुमा। जहाँ तक अन्य राहगीर सहपाठियों की बात थी, ज़ारा को उन्हें एक हाथ देने में बुरा नहीं लगा।